वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुशामदीद। और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम बताएं कि मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ हमारे शो में महमूद साहब मौजूद हैं। उनसे हम उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, नामों के बारे में जो है वो बात इससे पहले ब्रेक से पहले हुई, और हमने जो हमारे पॉलिटिकल कुछ पर्सनालिटीज हैं उनकी भी अभी जंतरी मंतरी निकालनी है, whatever we say that। लेकिन उससे पहले महमूद साहब से जरा हम लोग पेरिस की जो वो पहली शाम थी जरा उसके बारे में बात करेंगे कि लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो वहां पे जाएं और देखें। एक बात मैं कहूँ, एक बात और ये वहां से इधर आ जाते हैं, क्यों, कैसे, मतलब हाउ? नबीहा, जो तो मेरा पेरिस का रोमांस डिस्ट्रॉय हुआ, इतनी बचपन से फैंटेसी थी, पेरिस का नाम सुनते तो थे, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मैं पेरिस बना दूंगा लाहौर, तो हम कहते थे पेरिस पता नहीं की चीज होनी है। जब मैं पेरिस में एंटर हुई, हम लोग वाया बस एंटर हुए, और सबसे पहले वहां पे जब उससे पहले हम लाहौर को जो स्टॉप देखा, इतने मोटे पेरिस के चूहे जो मैं नहीं भूल सकती। एफिल टावर हम लोग कितना सुनते हैं ना, लेकिन अब फिर वो डिज्नीलैंड, पेरिस का बचपन से ख्वाहिश पेरिस का डिज्नीलैंड देखें, लेकिन भी चूहे थे, पता नहीं, सिवाय एक वो जो शैंज़ेलीज़े स्ट्रीट के अलावा मुझे तो वहाँ पे ना कोई उनके मॉन्यूमेंट्स कोई फैसिनेशन लगी। तो मैं बताती हूँ, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं वहाँ पे गई ना, इसलिए ये बात, वो रोमांस मिसिंग हो गया। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, अभी लाहौर वाकई पेरिस में चल गया। क्या बात है, फिर भी मियां ब्रादरान की चले भाई, वाकई भाई हमारा लाहौर क्या किसी पेरिस से कम है? बिल्कुल कम नहीं है भाई। लाहौर की क्या बात है, पाकिस्तान की क्या बात है। भट्टी साहब, पेरिस की पहली शाम जिसके लिए लोग देखते हैं ख्वाब, कैसी थी? जब मैं गया था पेरिस में, मेरी तो अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी क्योंकि शुक्र है किसी और ने भी कहा। नहीं, पेरिस में बड़ी चीज़ें हैं, वो आप जो बता रही हैं ना, तो वो मैं उस पर एग्री नहीं हूँ। मेरी जो पर्सनल पहली रात, क्योंकि आप जब वहाँ पे जाता है आपको फ्रेंच नहीं आती। किस उम्र में आप गए? मैं गया था 17 में। क्या स्ट्रगल करके गए आप यहाँ से? बड़ा ये यहाँ से काम करके पैसे लोगों से लेके, और क्योंकि यहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे, वहाँ पे एक दोस्त था, उसने कहा था मेरे पास आ जाओ। वो रहता था एक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे 2 आदमी नहीं रह सकते हॉस्टल में। अच्छा। तो मैंने अपना टची के सिर पे उठाया और चले गए। -10 टेम्परेचर, इतनी बर्फ थी। फर्स्ट टाइम माई लाइफ मैं ऐसी बर्फ देख रहा हूँ। पहले तो जाने की एक बड़ी खुशी होती है ना, मतलब हाँ, बड़ी खुशी होती है। जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला ट्रेवल किया था तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं तो बहुत खुश थी कि आप एक मंजर ही तब्दील हो जाता है। और कम उम्र का सफर तो वैसे ही बड़ा इंसान का हसीन ख्वाब होता है। उस वक्त एज क्या थी? 17 साल। हाँ, वो पता है क्या, एक तो नंबर 1 जब आदमी जहाज में बैठता है, हाँ, पाकिस्तान लाहौर से जाता है, छोटा से जहाज में आपको बेल्ट बांधनी नहीं आती। पहली बार तो नंबर 1। आप बड़ा कुछ सीख रहे होते हैं। आपने कांटे कभी जिंदगी में नहीं पकड़े, तो वो एक दूसरे को नकल मार रहा है, कांटे कैसे मैंने चलाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आप कराची जब आप कराची एयरपोर्ट पे आते हैं, वहाँ पे 12 बजे पहुंचे हैं, तो अगले दिन सुबह 3 बजे आपकी फ्लाइट है, तो आपने टची के सिर पे रखा हुआ है, डरते मारे। एयरपोर्ट्स की एक लैंग्वेज होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आपको 1-2 बार ट्रेवल करके, जो लोग ट्रेवल करते हैं, मतलब जिस तरह से आपने बताया कि आपने पहले नहीं किया था ट्रेवल, नहीं कभी भी नहीं, मुश्किल होता है कभी। मतलब वो कराची से बाहर नहीं जाता, आदमी डरता है यार कोई मैं गुम ना हो जाऊं, वो टच केस पकड़ा हुआ है, ऐसे सामान ना चोरी हो जाए। और उसके बाद आदमी जो वो लाइन पे लगता है, तो वो $200 जेब में होते हैं आपके पास, तो वो पुलिस वाले आपको पहचान जाते हैं, ये एक नया लड़का है, इसकी शक्ल से नजर आ रहा है, आदमी नर्वस होता है, वो कहते हैं आप इधर आ जाएं। अच्छा। आपका सामान देखते हैं, जेब में $200 वो ले लेते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता। जब पेरिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो गर्म नहीं होता, और -10 टेम्परेचर होता है। उसके बाद वो बर्फ में आदमी वो पानी शूज में आना शुरू हो जाता है, सर्दी इतनी होती है। जब जहाज में बैठे थे तो मैंने वो वाली कैफियत भी जानी है कि तब क्या सोचा कि भाई पाकिस्तान बस ठीक है, मैंने अच्छा टाइम नहीं गुजारा, स्ट्रगल किया, अब नहीं आऊंगा, अब मैं चला गया हूं ना, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। नहीं, अभी जहाज में आदमी नहीं सोचा, जहाज में आपको ना नींद आती है, ना बोला जाता है, ना कांटे तो कभी पकड़े नहीं थे, ठीक है ना। नकल मारता है वो चाय पीने के लिए, आदमी देखता है यार मैं कैसे ये पकड़ रहा तो मैं भी कैसे पकड़ लूँ। तो इस रियल स्टोरी है ना, ये तो ट्रू है। आदमी जब किसी चीज़ देखी हो ना, तो वहाँ पे जब आपके पास कुछ भी नहीं होता
اور لنڈے بازار سے کوٹ اتنا سا لیا ہوتا ہے کیسا, تو سردی آپ کی ہوتی ہے تو زبان آتی نہیں آپ کے, رونا رونا رونا. 17 سال ایج کیا ہوتی ہے, آدمی کچھ بھی نہیں, آدمی شیپ بھی نہیں اس زمانے میں کرتا ہے, اور پتہ بھی نہیں کہ اب کیا کرنا ہے, پتہ بھی نہیں کیا ہونا ہے. انڈر گراؤنڈ میٹرو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں, رونا, بھوک لگتی ہے, گاربیج ڈھونڈتے ہیں یا کچھ کھانے کے لیے مل جائے وہاں پہ جو لوگ پھینکتے ہیں وہاں پہ. ایسے آدمی کی یہ فرسٹ لائف آدمی کے ایسے شروع پھر کیا ہوا؟ پھر بس وہ سب کو میری سٹوری کا پتہ ہے. پھر میں نے صفائی کا کام شروع کر دیا, پھر پیکٹ اٹھانے شروع کر دیے, پھر وہ فیشن جہاں پہ بنتا تھا وہاں سے وہ سارا میں نے دیکھا کیسے یہ بنا رہے ہیں. 2 سال بعد اس میں نے سسٹم میں آپ کی انٹری ہو گئی وہاں پہ. اللہ پکڑ کے نا آپ کو اچھی چیزوں, جو انسان اچھا ہوتا ہے نا, یہ سب کو میری ایڈوائز ہے, نہ چوری نہ فراڈ نہ کوئی چکر آپ نہیں نہ کریں گے, اللہ میاں آپ کا کہیں سے کہیں بازو پکڑ کے اچھی جگہ پہ لے جاتا ہے. اگر آپ سوچیں گے نا تو میں نے راتوں رات امیر ہونا ہے. ایزی منی اچھی نہیں ہوتی, ایزی منی اینڈ اس کا بہت بڑا. اچھا, میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کئی دفعہ نا اللہ تعالیٰ سے وہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ مانگا تھا, مجھے یہ کیوں دے دیا, میں نے تو اس چیز کی خواہش کی تھی, مجھے یہ کیوں دے دیا. ہم رو رہے ہوتے ہیں, گلے کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے خدا سے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے ہمیں کتنا نوازنا ہے اپنے اس فیصلے سے. جو ہم ارادہ کر بیٹھے تھے اس میں تو ہم نے بڑا نقصان. میں اپنی اگر لائف دیکھتی ہوں تو میں کہاں ایک چھوٹے شہر کی لڑکی, فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ, سائیکالوجی پڑھنے آئی, فیس بیگ میں ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے انٹری کروانی ہے, دل نہیں مانا, صاف والے ڈپارٹمنٹ میں پتہ نہیں کیسے چلی گئی. میرا لائف پارٹنر مجھے وہاں سے ملا, مجھے میرا کریئر وہاں سے ملا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کب کیا ڈالتا ہے, آپ کو کیسے مولڈ کروا رہا ہوتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اور وہ آپ کے حق میں کتنا بہتر ہوتا ہے, وقت آنے پہ آپ کو پتا چلتا ہے. یہ آپ بتا رہی ہیں نا فائن آرٹس کا, جب میں نے اپنا کام شروع کیا نا تو مجھے آرٹ کا بڑا شوق تھا. میں نے سب سے پہلے جو نا آدمی باہر سے پیسے کما کے نا اپنا پاکستان میں ایک گھر بناتا ہے, یار میں پاکستان میرا گھر ہونا چاہیے. سب اوورسیز پاکستانی کا یہ ذہن میں یہ چکر. میں نے سب سے پہلے گھر بنایا. سیکنڈ میں نے پتہ کیا کیا, 30 بچوں کا میں سپانسر کر رہا ہوں فائن آرٹس میں 35 سال سے. ماشاءاللہ. فاؤنٹین ہاؤس پہ پھر میں نے کمرے بنائے, پھر ایسا چلڈرن میں نے بنائے. پھر مجھے یہ شوق تھا اللہ نے مجھے دیا تو میں ان لوگوں کے لیے بھی کروں یہ سب چیزیں. اب دیکھیں میری لائف میں اگر مجھے پوچھا جائے نا, آپ کا اینڈ اللہ نے سب چیزیں آپ کو دے دی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو وہ چیزیں دی ہیں جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا آدمی شکر ادا کرتا ہے. میں ہمیشہ آتا ہوں, داتا صاحب جاتا ہوں, جانے سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں, واپس جاتا ہوں سلام کر کے, پھر ایئرپورٹ پہ میں جاتا ہوں. وہ میرا آخری جو ہے نا, اب میں کرتا ہوں یونیورسٹی میں لیکچر بچوں کے لیے, کیونکہ یہ جو آنے والے ہیں نا ان کو آگے پاکستان کا نام ہم نے کیسے روشن کرنا ہے. جب میں پاکستان میں فیشن شو میں فیشن میں لے کے آیا تھا پاکستان میں, مجھے ستارے بولے کتنے پاکستانی ہیں جن کو 10 ملکوں سے ستارے امتیاز ماشاءاللہ مل چکے ہیں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. مطلب کتنے پاکستانی ہیں جن کی لائف پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, موویز سنیما بن چکی ہیں. یہ سب بنا اللہ میاں آپ کی نیت پہ. اچھا, یہ 2 بکس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, میں نے شو کیا آغاز میں دیکھی تھی. ہمیں تھوڑا سا اپنے ان کتابوں کے بارے میں بھی اگر آپ بتائیں گے, اس میں آپ نے کیا شیئر کیا ہے. میں نے پھر کہیں گے بٹی صاحب, ایک تو یہ میری کتاب جو ہے نا انگلش میں لندن, پیرس, امریکہ میں بڑی ہٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, سب زبانوں میں آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ اب میں نے لکھا ہے پیرس میں دوسرا جنم. ایک تو جنم میرا پاکستان میں ہے, دوسرا میرا جنم پیرس میں ہے, کیونکہ پاکستان کا میرے خون میرے اندر ہے, پیرس میں نے سب چیزیں دی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. کون سی ایسی بات تھی, کون سی ایسی چیز تھی, اس ملک نے تو شاید آپ کو اس وقت کچھ بھی نہیں دیا تھا, تو پھر اس ایسی کون سی بات تھی, کون سی یاد تھی جس نے آپ کو پاکستان بھولنے نہیں دیا. وہ پاکستان کو آپ دیکھیں نا, جو مرضی بن جائیں آپ کا فیس چینج نہیں ہو سکتا, آپ پاکستانی رہیں گے. ماں کے بعد ملک آپ کی ملک آپ کو اس ملک پہ فخر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, جس نے آپ کو بنایا اپنے ملک کو. آپ کا اچھا, یہ ملک ہے. سیریسلی میں نے کبھی ہیٹ کا ورڈ میں نے نہیں یوز کیا کبھی بھی کسی شخص کے لیے.
बट आई हेट दोज पीपल, सीरियसली मैं आज टीवी पे बैठ के ये बात कह रही हूँ, जो यहाँ से जाते हैं और हमारे मुल्क को लान तान करते हैं कि यहाँ पे तो बिजली नहीं आती है, यहाँ का तो पॉलिटिकल निज़ाम खराब है, यहाँ का तो अनपढ़ लोग हैं, एक्सेंट भी चेंज हो जाता है, लिबास भी चेंज हो जाता है, चले उसकी तो खैर, लेकिन जो ये सोच कि आप जहाँ से गए, जिसने आपको नाम दिया, पहचान दिया, जिन गलियों में आप पले बड़े, आप बाहर जाकर उस मुल्क को लान, दैट मीन्स कि आप में वफा है ही नहीं। सही बात, बिल्कुल नहीं है। ये पता है कि जो इंसान अपनी औकात को, अपने मुल्क को भूल जाए ना, वो मेरे लिए इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसा। आदमी को हर टाइम शुक्र अल्लाह का करना चाहिए। और आदमी को देखे ना, मैं पेरिस को, फ्रांस को मैं इसलिए नहीं भूल रहा क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ने मुझे रोज़ी तो मैं आपकी और रोज़ी कमा के मैंने अपने मुल्क में भेजी। बिल्कुल ऐसा। मैंने अपने मुल्क मैं नहीं भूला, क्योंकि अब ये अभी कह रहे थे ना भट्टी साहब, आप तो हमेशा पाकिस्तान आए रहते हैं, ठीक है ना, पहले मैं नहीं आता था। जब ये मैंने फैशन शुरू कराई, ये यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाया, मुझे फख्र है कि हमारे रूट्स तो यही है ना, यही है। यही है। ये गलत नहीं है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं जब आप हिजरत कर जाते हो और आप एक जगह पे 10 साल तक रह लिए, तो वो मिट्टी भी आपके खून में शामिल होगी, तो उसका नमक भी आपके ऊपर वाजिब हो गया कि आपने उसका भी हक अदा करना है। बिल्कुल। तो जिस जगह ने उन्हें रिस्क दिया, इज्जत दी, उसकी और भी। मैं कल ही एक खातून से मेरी मुलाकात हुई जो कि वहीं पर पैदा हुई, यूके में पैदा हुई, उनके माँ बाप वहाँ पे पली बड़ी, बच्चे वहाँ पर पैदा किए, और अब वो पाकिस्तान आई है क्योंकि उनके मियाँ पाकिस्तानी हैं। तो शी सेड मी के नो मैटर व्हाट यू डू, वहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन आप हमेशा फॉरेनर पुकारे जाओगे, एक सेकंड सिटीजन, आउटसाइडर ही पुकारे जाओगे। अब ऐसा शख्स जो कि पैदा वहां पे हुआ, जो पला बड़ा वहां, जिसकी जबान भी वहां की है, लैंग्वेज वहां की है, हर चीज, लेकिन एट द एंड आपकी स्किन और उसको आपका भी वो राइट्स नहीं कभी भी मिलेंगे। एक्सेप्टेंस, वो जो कहते हैं ना कि दिल बसदा इत्थे ही आके, तो वो यहाँ पर ही वो होता है। मेरे बच्चे 3 हैं, वो माँ उनकी अमेरिकन है। मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं दुनिया में ना, वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन है अमेरिकन, अमेरिका में रहते हैं। मेरी बेटी जो 19 ईयर ओल्ड, वो इस पर टॉप मॉडल है शैनल की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड, टीवी, अखबारें, माशाल्लाह सारा। उसका नाम क्या है? भट्टी। बेटा जो है माशाल्लाह पूरी दुनिया का मशहूर मॉडल है लुई विटॉन का, ठीक है, क्या बात है। उसने MBA किया है और सारा कुछ किया है। वो भी हर वक्त टीवी अखबारों पे इधर उसके भाई जब अब्बा डिजाइनर होंगे तो फिर बच्चे तो फैशन में अपना नाम आगे वो बढ़ाएंगे बड़ी ना। मशहूर मॉडल थी उनकी। लेकिन मैं क्यों बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे जो है ना वो कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे सिर्फ अफसोस है, मेरे बच्चे पाकिस्तान पिछली दफ़ा आए थे यहाँ पे, उनके साथ मैंने आपके यहाँ पे एक टीवी शो किया था, फर्स्ट टीवी शो। मैं नहीं चाहता वो यहाँ पे ना वो मेरे साथ कुछ टीवी पे आए या कुछ करें, लेकिन वो अब कहते हैं जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना। चले हम बुरी मेमोरीज की बात नहीं करते, चले हम अच्छी मेमोरीज की बात करेंगे। पाकिस्तान हम अच्छी, मैं सिर्फ इसलिए वो कह रहे हैं पाकिस्तान हमने नहीं जाना क्योंकि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है ना यहाँ पे ना, वो कहते हैं पापा प्लीज छोड़ दो इस मुल्क। चले हम उस पे अभी हम उस पे भी करते हैं बात। अभी जरा हम जो कि शो के शुरू से हमने जरा वो हाइप बनाई हुई है हमारी कि हमने डिस्कस करना है हमारे शो में जो हमारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, तो जरा उनके हाथ की लकीरों के ऊपर और उनके जो किस्मत के सितारे हैं उस पर भी बात करनी है। लेकिन अभी जो एक रिसेंट हमने जो है वो खबर सुनी है, अच्छी खबर जनाब हमें आई है, बख्तावर भुट्टो जो है वो रिश्ता इज़्दिवाज में भाई बनने जा रही हैं सून इंशाल्लाह, और उनकी एंगेजमेंट गालिबन नेक्स्ट मंथ अनाउंस की गई है। कार्ड सोशल मीडिया पर हर तरफ सब लोगों ने देखे, तो थोड़ा सा कौन भाई किससे मैं आगाज करूं कि कौन बताएगा किसने उनके स्टार्स रीड किए हैं अभी तक? मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी अजीम वहाँ साहब, से स्टार्ट मैं बताता हूँ पहले सबसे। उसमें ये है कि इनका डेट बड़ी अच्छी सजेस्ट की गई है जो इनकी एंगेजमेंट की है। ऑल्दो शादी का ईयर जो है वो 21 ही बनता है, और हाँ जी वो बेस्ट, और अभी जो टाइम सजेस्ट किया गया है ये बड़ा अच्छा टाइम सजेस्ट किया है जिसने भी किया तो जरदारी हाउस में इवेंचुअली और बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत इवेंट प्रोडक्टिव, होगा। बहुत प्रोडक्टिव। दूसरी इस एंगेजमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी फैमिली में एडिशन हो रहा है
उसके साथ पॉलिटिकली इनकी पूरी फैमिली बहुत हाई अप में जाएगी, हाई एंड पे जाएगी। और जरदारी साहब की जो हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे हाँ, ना, हेल्थ के काफी वो खराब हेल्थ के चल रहे थे इश्यूज काफी बहुत, अरसे से। आप ये देखेंगे कि जैसे ही 12-13 दिसंबर स्टार्ट होगा, खत्म होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा मिड ऑफ दिसंबर, वहां से जाके उनकी हेल्थ भी बेहतर होगी। और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्कुल अचानक से एक बड़ा ऐसे मुआवजा सा होगा, लोगों की इनकी तो हेल्थ बहुत बहुत अच्छी हो गई और बहुत बेहतर हो गए हैं। और अब इस वक्त एंगेजमेंट के बाद ये पीरियड बड़ा अच्छा है उनकी एंगेजमेंट का, और वो डेट बड़ी अच्छी सजेस्ट की गई है, और वो बड़ा अच्छा टाइम एक इनका। और दूसरा सियासी तौर पे बिलावल और इनकी फैमिली को इस एडिशन इन फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। बिलावल के हाथ की लकीरें आपको रीड करने का इत्तेफाक हुआ या देखा है हाथ उनका आपने? जी नबी है, बिलावल के हाथ की लकीरें देखी हैं मैंने। बेसिकली उनकी जो फिंगर्स हैं पतली फिंगर्स से रिलेटेड हैं। बेसिकली क्रिएटिव माइंडेड बंदे हैं वो, और सोचते हैं कि मैंने क्या करना है। जिस तरह इमरान खान की हाथ की अगर लाइनें देखें या हाथ को देखें तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी सी मोटी है। अच्छा। इस तरह यानी कि इमरान खान पावर में आते हुए दिखाई देंगे आने वाले वक्तों में। देखें इमरान खान का जो अगर हम देखें कि वो उनका खेलों में भी एक काफी मुकाम रहा है, और दूसरा ये कि उनके जो हाथ हैं वो बड़ी साख्त के हैं, फैसले करते हैं, मगर हाथों की साख्त ये बताती है कि वो थोड़ा सा जिद्दीपन का मुजाहरा करते हैं हाथों की साख्त के। मगर उनको अपने विजन को आगे लेके जाने के लिए हमेशा एक क्रिएटिव माइंडेड का सहारा लेना पड़ा करेगा। यानी कि जो फैसला करते हैं सपोर्ट के लिए, वो जी स्पोर्ट के लिए बेसिकली जो फैसला करते हैं वो फैसले उनके ऊपर वो मजबूती से खड़े इसलिए नहीं रह पाते कि उन्होंने अपना जो ज्यादा कैरियर है वो खेलों में गुजारा है। और खेलों में बंदे का माइंड चेंज होता है, ट्रेजेडी चेंज होती रहती है, वो अपना वक्त के साथ साथ सिनेरियो चेंज कर रहा होता है। इसी तरह वो चीजें उनके हाथ में भी आ गई। बेसिकली उनको अपने मामलात को चलाने के लिए थोड़ा सा ज़हनी तौर पे ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा असर जो है, इसी तरह जिस तरह मुल्कों की बर्थ होती है, इसी तरह हुक्मरानों के जो हाथ होते हैं, उनकी शख्सियत होती है, उनका भी काफी असर जो है वो पड़ता है। अब बिलावल की बात करते हैं तो बिलावल जो है आने वाले वक्त में, बिलावल की शादी की लकीर क्या कह रही है, कब तक दिखाई देगी, वहां से कब आएगी बख्तावर के बाद तो अगला नंबर उन्हीं का ही नंबर आ रहा है, और उनके स्टार्स और शाइनिंग स्टार्स हैं। अच्छा, शाइनिंग स्टार्स हैं, आगे जाके उनकी चीजें काफी आप लोगों को नजर तो जिस तरह से हमने खान साहब का हमेशा सुना था कि जो उनका जो है लेडी लक की उनको बड़ी जरूरत है पॉलिटिक्स में और पावर के लिए, तो बिलावल के स्टार्स में भी क्या कुछ इसी तरह की सिमिलैरिटी है? क्या उनको भी लेडी लक चाहिए होगा पावर के लिए? प्लस बख्तावर की जो मंगनी है उस पे जो है जो सियासी गर्मा गर्मी है कुछ वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी जो है कैलकुलेशन क्या कहती है? बिलावल का कब से तो इनके बारे में हम प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं। उस फैमिली में मैं हमेशा से कहती आई हूँ, बल्कि ज़ाती तौर पे भी उनको मशवरा यही दिया था कि इस फैमिली में से जब तक आप किसी औरत पे मेहनत नहीं करेंगे, आपको ये करेंगे इन दी एंड, ठीक है ना। मुझे बिलावल बहुत लंबा करियर सस्टेन करते हुए सियासी नज़र नहीं आते इन फ्यूचर जो है, जो एक बात है। जैसे खान साहब का जायचा जो उनका मैरिज हाउस है और जो बिलावल का मैरिज हाउस है, मेरी पेश गोई है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ, ये एक ही जैसा है। वो भी एक से ज़ायद निकाह होंगे बिलावल की जिंदगी में भी, और जिस तरह खान साहब की जो थर्ड टाइम शादी थी, जब पे मुस्कुरा जब पहली शादी हो रही थी जो है उनकी क्या कहते हैं इमरान खान साहब की दूसरी वाली, तो मैं तब भी ये कहती थी कि इनकी तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है। और वो तीसरी शादी जो थी वो मैंने कहा था ये अपने सही वक्त में की है, और ये जो है ये आगे मुझे चलती हुई नजर आती है, और ये इनके लिए मुबारक भी साबित होगी जो तीसरी बीवी थी। लेकिन वो भी मैंने कहा था कि उसमें क्रेडिट खातून को ज्यादा जाएगा, जो उनके घर में खातून आएगी कि उनको ज्यादा जाएगा, क्योंकि खान साहब भी भट्टी साहब की तरह टेम्परामेंट के अगेंस्ट चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका भी एक अपना एक मिजाज, एक अपनी एक पर्सनैलिटी, जो अपना स्क्रिप्ट है चीज उसी के ऊपर चलनी चाहिए। स्क्रिप्ट से दाएं बाएं चीजें होंगी उसको वो पसंद उनको नहीं आएंगी। तो ये है कि अच्छा, क्या मैं एक ये सवाल पूछ सकती हूँ, आई डोंट नो कि ये कितना उसका मुझे जवाब कैसा मिलेगा, कि हमारे जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनमें जो चंद नाम सामने आते हैं, पाकिस्तान की अगर बात, पाकिस्तान के लिए उन नामों में से सबसे ज्यादा जो कहेंगे ना कि सपोर्टिव नेम किसका हो सकता है? पाकिस्तान के लिए कौन सूटेबल होगा
अगर अभी जो है इन फ्यूचर ऐसा सवाल है, ऐसा कि ऐसी कोई रीडिंग हुई है कि किसके सितारे पाकिस्तान के साथ मैच करते हैं, या कौन लकी हो सकता है, या कौन अच्छा साबित हो सकता है, या इस बारे में, या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में जरा कैलकुलेशन जरा थोड़ी सी ये करते हैं, क्योंकि टाइम चाहिए होगा, जाहिर सी बात है उसके लिए। लेकिन मुझे इसका जरा इस पर बात लाजमी करनी है। बिलावल हो गई, मरियम नवाज हो गए, मुस्लिम लीग नून है, या जो है अभी आपने बिलावल का तो थोड़ी सी प्रेडिक्शन की ही है, इमरान खान साहब, तो इनमें से किसके जो सितारे हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है पाकिस्तान के लिए, या मजेदार हैं? इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद, और ब्रेक में हमने ब्रेक ली कि हम थोड़ी सी जरा कैलकुलेशन कर सकेंगे। जो नाम बड़े बड़े सितारों के नाम लिए जाते हैं, और अभी पॉलिटिकली वो बहुत ही एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं, हमने देखा बहुत जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। मरियम नवाज भी एक मरतबा फिर से मंजरे आम पर दिखाई दे रही हैं, और बड़े बोल्ड और दबंग अंदाज में वो एक मरतबा फिर से सामने आई हैं। तो इनके स्टार जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं अभी की जो सियासी हालात हैं उनको देखते हुए? अजीम साहब, अच्छा, पाकिस्तान का अगर जायचा भी बनाएं और नंबर्स भी देखें, हाँ। पाकिस्तान जिन प्लैनेट्स और जिन नंबर्स के अंडर इन्फ्लुएंस पैदा हुआ, जिसका जन्म हुआ पाकिस्तान का, वहाँ जाके वो प्लैनेट्स इस तरह के बैठे हुए हैं, या वो नंबर्स इस तरह के इकट्ठे हुए हुए हैं कि वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी माजरत के साथ स्टेबल नहीं रहेगी, या उसको डिस्टेबलाइज किया जाएगा। अगर बड़े अच्छे पॉलिटिशियन काम भी कर रहे हैं ना, तो उनको ख़राब किया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये 3 साल और 5 साल, 3 और 5 का नंबर ये चलता रहेगा। वो हमेशा ये था ना कि कोई एक पार्टी काम कर भी रही होती है तो हाँ ऑपोजिशन उनको काम करने कोई नहीं काम देते, नहीं रुकावट करने कहीं देगी, ना ऐसी कहीं आ चीज़ जाती रहेगी, है। वो चीज़ें वो प्रॉब्लम रहेंगी। और बहुत सारी, अब होगा क्या, जैसे कि 4 लोग या 3 या 4 पावर्स जो हैं वो मिल के पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो को रन करेंगी, ऐसा ही सारी उम्र पाकिस्तान के साथ रहेगा। कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट 10 साल 20 साल के लिए नहीं रहेगी। खान साहब की जो है वो, खान साहब की बल्कि हाथ की वो आपके पास वो, अगर देखिए मैं चाहूंगी कि अगर आप वो दिखा भी सकें, वो एक पिक्चर है, कुछ तस्वीर हैं, जरा वो भी अगर हम दिखाएं। ये देखिए, जिस तरह हम मरियम नवाज और की ये बात कर रहे हैं, कैमरा पे दिखाएंगे प्लीज। मरियम नवाज की अगर हम हाथ की बात करते हैं, तो मरियम नवाज के हाथ की जो साख्त है, ये खान साहब के हाथ की साख्त से बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। और ये जो है वो जहनी तौर पे सोचने वाली और नए नए फैसले करने वाली। आगे की पोजीशन में मरियम नवाज पाकिस्तान की सियासत में काफी अहम किरदार अदा करने वाली नजर आएंगी। अच्छा। फ्यूचर में खान साहब के जो मामलात हैं, वो उनकी कुछ पॉलिसियां हैं, अगर उन पॉलिसियों पे अगर वो सख्ती से अमल दरामद करेंगे, जो उनको विजन मिला है, जिस विजन के साथ वो आए थे, जिस सोच के साथ आए थे, अगर वो उस सोच को आगे लेके नहीं जाएंगे तो वो विजन उनको जो है वो पीछे की तरफ धकेल देगा, अगर उनपे वो कारामंद नहीं होंगे। अगर मरियम नवाज के हाथों की बात करते हैं, उनके हाथों की साख्त की बात करते हैं, तो मरियम नवाज आला ज़र्फ के साथ, आला सोच के साथ और पीछे थिंक टैंक के तौर पे जब काम करेंगी, तो ये पाकिस्तान की सियासत में आगे इंतहाई नुमाया नजर आ रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग सितारे मरियम नवाज के, क्या अगर कहा जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अगर कहा जाए कि सपोर्ट में है इस वक्त? जब ये पिछले, जब अपने फादर के ज़माने में जब ये बोल रही थी, मैं बार बार टेलीविजन पे कहती थी कि अभी मरियम के बोलने का राइट टाइम नहीं है, और कहा भी गया कि उनकी गलत बातों की वजह से जो है, या एक्शंस की वजह से उनके फादर भी क्राइसिस में गए। ये मैं खुद भी इस बात को एग्री करती हूँ, इसको मैं सेकंड करती हूँ इस बात को। अच्छा, फिर जब ये खामोश हो गई, हमें हर टीवी प्रोग्राम में मुझे पूछा जाता था, जैसे सवाल होता है, तो मैं कहती थी मेरे पास उसके भी एविडेंसेस हैं, हर प्रेडिक्शन ऑन एयर है। तो मैंने अभी छोटी ईद पे प्रोग्राम किया बड़े अहम चैनल्स के ऊपर, और मैंने कहा था मरियम नवाज इस साल के आखिर में बोलेंगी भी, छाएंगी भी। और मैं उनसे एग्री करती हूँ कि आने वाले टाइम में कुछ लोग हैं जो स्क्रीन पे आपको भी नजर आएंगे एक्टिव होते हुए, जिनमें मरियम भी हैं, जिनमें हमजा शहबाज भी हैं। अच्छा। जिनमें जरदारी फैमिली से एक खातून भी निकलेंगी। अच्छा। लेकिन ये मैं जो एक बात जो अब तक जो है, ये जो सूरज ग्रहण लगा था, मैं हमेशा पिछली पेशगोइयों का भी इसलिए रेफरेंस देती हूँ, ये इस मुल्क के सिस्टम को बदलेगा, जिसमें मुकम्मल अंधेरा हुआ। 95%
अंधेरा हो गया था। इस मुल्क का सिस्टम बदलेगा और जो नया सिस्टम बदलेगा ये जरूर है कि अब पाकिस्तान में जो वो एक हलचल रही है ना, एक फ्लक्चुएशन रही है, वो खत्म हो जाएगी अगले साल से। तो ये जरूर है कि इस मुल्क का एक सिस्टम नया बदलेगा। नया सिस्टम का क्या नाम होगा? नया सिस्टम बदलेगा, नया चेहरा तो नहीं आएगा। नए चेहरे बिल्कुल आएंगे, नए चेहरे आएंगे। और खान साहब का जो सितारे हैं या उनकी कैलकुलेशन है, मैं जब कहती थी तो उस वक्त मैंने बहुत तनकीद का सामना जैसे कि आपने जब अमरीकी इंतखाबात से भी हम लोग गुजरे थे, आपकी मैंने सारी वो प्रोडिक्शंस भी देखी मुख्तलिफ चैनल्स पर के आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप भी जाएंगे तो एक डिजास्टर होगा फॉर अमेरिका। तो इनको खुद ही ये बागदौड़ जो है वो इसमें, क्योंकि उनका सितारा नबिया एक फॉल पे जा रहा था और मुझे बाइडेन के सितारे डोमिनेट करते हुए और नजर आ ये रहे पूरे थे। खित्ते के लिए ये जो अब चेंज आया है, अब ये क्या, इसका क्या प्रेडिक्शन है? इसका भी ये कि दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो है बाइडेन के आने से, क्योंकि जो है अगर ट्रंप रह जाते और ट्रंप का सितारा अब सरसती में एंटर हो रहा था, ट्रंप वही गलतियां करते जो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे तीसरी, हालांकि इनकी तीसरी बार वजीर आजम बनने की भी मैंने पेशगोई की थी, लेकिन तीसरा तो जो ये तब्दीलियां हैं हो सकता है कि पाकिस्तान में भी पॉजिटिव होंगी, तब्दीलियां लेकर आएंगी। और खवातीन का आपने जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून से भी आपने जिक्र किया और साथ पीपल्स पार्टी से भी आपने कहा कि कोई खातून चेहरा सामने आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें हमें कोई खवातीन जो है वो नुमाइंदगी करती हुई दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है। मेजर जो जैसे वजीर आजम, उस पे तो नहीं, मैं इतने बड़े ओहदे पे खातून नहीं देख रही, लेकिन लीडिंग रोल्स देख रही हूँ इन खवातीन का, स्पेशली मरियम का सितारा। जब मैंने कहा था कि इस साल के आखिर में बोलेगी भी छाएगी भी, ये मेरी हेडलाइंस लगी थी उस चैनल्स के ऊपर और वो भी ऑन रिकॉर्ड है चीज, और साल के आखिर में वो शुरू होती है बोलना। और जैसे वो भी साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करती हूँ कि वो अपनी जगह बना जाएंगे। ठीक है, मरियम के बारे में पूछा जी। मरियम नवाज का बिल्कुल जैसे सामिर ने कहा, दाऊद ने कहा, उसमें प्रॉब्लम 2018 से स्टार्ट हो चुकी हुई थी इनके लिए। अच्छा, 2018 से अब खत्म हो रही है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, 1 नंबर और 9 नंबर रूल कर रहे हैं मरियम को। सही। मरियम के पास टारगेट है एक चीज का और उस टारगेट को वो लेके, अच्छा 2 चीजें इनकी बड़ी अच्छी हो जाएंगी अभी जो पिछले 6 महीने में, एक वर्बल एक्सप्रेशन और दूसरी चीज के इनके पॉइंट्स बड़े क्लियर हो जाएंगे और उस चीज में बड़ा अच्छा वो जाएंगे। और जो फर्स्ट क्वार्टर है दिसंबर ऑनवर्ड्स, मैंने पहले भी जगह किया प्रेडिक्ट कि दिसंबर ऑनवर्ड्स बहुत सारी चीजें पॉजिटिव इनके लिए हैं और बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं और फेवर्स मिलने का टाइम है इनको। और ये पार्टी को तकरीबन 70% 60-70% लीड कर रही हैं और इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है पार्टी में और आगे जाके बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी और इनके बयान, इनकी चीजों को मैटर किया जाएगा, तो यानी कि मैं अगर अभी आसान तरीन लैंग्वेज में बात करूं और जो मैं समझ पाई हूं हमारे सारे एक्सपर्ट की कैलकुलेशन और उनकी बातों से, तो उसके अकॉर्डिंगली से यस और नो कि मरियम नवाज पावर में आती दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग उनके सितारे जा रहे हैं आने वाले वक्तों के लिए। मतलब अगर हम बिलावल की बात करते हैं या पीपल्स पार्टी से किसी खातून रहनुमा की बात करते हैं या दीगर पार्टीज की बात करते हैं, तो इन सब में से अगर कोई लीडिंग सितारा या स्ट्रॉन्ग है तो वो दैट इज मरियम। करेक्ट। एक पॉइंट उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिक्स तो करेंगी ही, उसमें तो लीडिंग रोल रहेगा ही। कोई ऐसा सोशल एस्पेक्ट नजर आ रहा है 2021 में, क्योंकि ऐसा सोशली वो ऐसा कोई काम कर जाएंगी या करेंगी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ये नजर आ रहा है नेक्स्ट ईयर में। मियां साहब की जो सख्ती है वो निकल गया सितारा, टल गई। नवाज शरीफ साहब का सितारा, जैसे उनकी रिहाई की भी हमने प्रेडिक्शन दी थी और वो अब सरसती खत्म, एक्टिव दिखाई देंगे दोबारा सियासत में। ऑन लाइमलाइट में तो नहीं लेकिन अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज बैकबोन वही रहेंगे जब तक उनकी जिंदगी है। देखिए नबिया, सबसे पहले के 2021 का जब आगाज होगा तो 5 नंबर से दलालत करता है और नून लीग अगर की बात करते हैं, नून को भी 5 से तब्दीली का नंबर जी 5 से ही जो है आता है। ये बहसो मुबाहसा का साल और एक दूसरे के साथ गुफ्तो शनीद का साल, बैठ के प्लानिंग के साथ बात होगी। अब बहस नहीं होगी, अब लड़ाई नहीं होगी, अब झगड़ा नहीं होगा, अब कुछ करने की बात होगी। जो पार्टी काम करेगी वो सियासत में आला मुकाम हासिल करेगी। अब ये नहीं होगा कि आपकी जिद्दीपन, आपकी जो बातों के नजरियात हैं या आपकी अपनी अंदर की बात मनवाई जाए। लोग रियलिटी की बात सुनना चाहते हैं, लोग कानून की बात सुनना चाहते हैं, लोग हकीकत की बात सुनना चाहते हैं। अब लोगों को
شعور آ گیا ہے. اب جو پارٹیاں ہیں وہی کامیاب ہوں گی جن کا ویژن ہوگا, جن کی سوچ ہوگی, اور یہ سوچ جو نظر آ رہی ہے اس وقت جس پارٹی کی, یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتی ہیں, ویژن جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. مریم نواز ایک ویژن کے ساتھ چل رہی ہے, عمران خان جس ویژن کے ساتھ آئے تھے, اگر اس ویژن کو نہیں پکڑے گا تو آگے اس کے سٹار کی کنڈیشن پیچھے بھی جا رہی ہے, حالات بھی اس کو بیکورڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. خان صاحب کی تصویر ہے ہاتھ کی, جی, خان صاحب کے ہاتھ کی اگر میں تصویر کی بات کرتا ہوں تو یہ خان صاحب کے ہاتھ کی تصویر ہے میرے پاس. اب یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی جو ہاتھ کی فنگرز ہیں یہ موٹی انگلیاں ہیں. یہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں پامسٹری میں کہ خپتی ذہن, ضدی ذہن کا مالک. خان صاحب آپ کو دیکھیں بین کر دیں گے ٹی وی سے. یہ ہم تو پامسٹری کی بات کر رہے ہیں نا, تو بیسیکلی یہ ہے کہ ان کو اپنے معاملات کو آگے لے کے جانے کے لیے, ملک کو ترقی دینے کے لیے ان کو اسٹرانگ اور پاور ہے اس میں, ہے, پاور ہے, اسٹرانگ ہے, ساری چیزیں ہیں, مگر اپنے جو چیزیں جو فیصلے کیے ہوئے جو آپ انہوں نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ویژن دیا ہوا ہے, اس ویژن کو جلد از جلد پکڑیں. یہ نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی لائنیں یا پامسٹری, اور کس کی تصویر ہمارے پاس یہ جس طرح مائیکل جیکسن, بل گیٹس کے ہمارے ہاتھ کی جو ہے پکچر ہے. اب یہ دیکھیں شو کے آغاز میں جو آپ نے بات کی تھی, یہ تو وہ میں دہرانا چاہوں گی کہ سب لوگ چاہیں گے کہ ایسی لکیریں ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائیں, اور اگر نہیں ہے تو بنا لی جائے. امریکن کے ہاتھ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, امریکن لوگوں کے ہاتھ کی ساخت جو ہے وہ مربع نما ہوتی ہے. بیسیکلی جو ہاتھ مربع نما ہوتے ہیں وہ کاروباری ذہن کے مالک ہوتے ہیں. بل گیٹس کے ہاتھ کی بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ مربع نما, کاروباری شخصیت, جو بھی کام کرتا ہے, جو بھی اس کا ویژن ہے, ہمیشہ اس کو کاروبار سے فائدہ ملتا ہے, اور یہ اس طرح کا بزنس کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے. ان کے ہاتھوں کی ساخت یہ بتاتی ہے, اور خاص کر یہ شمس کی لائن, یہ بیسیکلی یہ شمس کی لائن کے اوپر ان کا کافی لمبی لائف لائن کے ساتھ مل رہی ہے. جن لوگوں کی شمس کی لائن لائف لائن کے ساتھ ملی, ان کی شہرت, عزت اور مرتبہ کبھی کم نہیں ہو پاتا. ہم فلرز لگوا کے اپنا بھی ابھار پیدا اگر کر سکیں تو واہ کیا بات. ہم سوچتے ہیں مخروطی ہاتھ. یہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہاتھ کی لائنوں کے ساتھ, ہمارے پاس یہ مائیکل جیکسن کا ہاتھ آتا ہے. مائیکل جیکسن کے ہاتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک تل نظر آئے گا. ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر تل کا ہونا انتہائی شہرت کا بھی باعث بنتا ہے, اور بندے کو بعض اوقات حادثاتی موت کی طرف بھی لے جاتا ہے. اگر یہ تل زندگی کی لائن پر ہو تو زندگی تباہ و بربادی کی طرف چلے جاتی ہے. اگر یہ تل آپ کے مقدر کی لائن کے اوپر ہو تو آپ کا مقدر انتہائی درخشاں ستارہ ہوگا, مگر اچانک آپ کو ڈی گریڈ کر جائے گا. ہاتھ کی بیک, ہتھیلی کی بیک کے اوپر تل آپ کو روحانیت میں اعلیٰ مقام کی طرف. یہ ہاتھ کی ساخت جو ہوتی ہے یہ بندے کی زندگی کی کئی چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ ماتھے کے اوپر تل بلند اقبال اور شخصیت کے اوپر اعلیٰ آئینہ دار ہوتا ہے. اسی طرح موٹی انگلیاں, پتلی انگلیاں, انگوٹھے کا کراس لائنز بنی ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ جو لائنیں ہوتی ہیں, یہ جو لائنیں ہوتی ہیں شادی کی لائنوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور یہ پورے ہاتھ پہ ہوتی ہیں نا, یہ اس کو کہتے ہیں مریخ. یہ بیسیکلی یہ سٹارز کی جو اس کو ہم کہتے ہیں زحل, یہ بزنس اور کاروبار سے ہے. یہ مشتری سٹار کے جوپیٹر سے ہے, اور یہ آپ کی جو ہے شہرت سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے ہاتھ بہت. اچھا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ محمود بھٹی صاحب کے ہاتھ میں کتنی کلیئر فیم لائن ہے. جی, ان کے ہاتھ پہ سامنے میں ایک بڑی کمال کی بات کرتا ہوں میں. بھٹی صاحب میں آپ کو نا ایک سیکنڈ سر, یہ دیکھیں, یہ تھرڈ لائن کے نیچے لائن کے ہارٹ کی لائن تک, یہ شہرت کی لائن ہے. اور دوسرا اسٹرانگ لائن اور ہے انٹیوشن پاور, بہت اسٹرانگ. بھٹی صاحب کو اگر ہم سامنے دیکھیں تو بھٹی صاحب جو باہر سے ہیں وہ اندر سے نہیں ہے. اندر سے یہ بیسیکلی انتہائی صوفیانہ سوچ اور انتہائی مذہبی شخصیت کے مالک ہیں. ان کو ہمیشہ پاور ہمیشہ اندر سے ملی ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے ویژن کو لے کے گئے ہیں. یہ روحانی شخصیت ہیں بیسیکلی. ان کے ہاتھ میں مثلث صغیر ہے. میں دیکھیں بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے بھٹی صاحب کا بھی ہاتھ دور سے دیکھا ہے. میں ان کو جو باتیں بتا رہا ہوں بیسیکلی ان کے ہاتھ میں مثلث صغیر بنتی ہے. جن کے ہاتھوں میں مثلث صغیر ہو وہ زندگی میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو مرتے دم تک ان کو یاد رہے. بیسیکلی یہ کام وہ کریں گے. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ نیکی کا یا جن لوگوں کے ساتھ یہ اظہار کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کئی لوگوں کی منتریاں لگائی ہوئی ہیں. ان کا ہاتھ بتاتا ہے مہینے میں لوگوں کے پاس پیسہ پہنچتا ہے ان کا, اور یہ لوگ مرنے کے بعد یاد کریں گے یہ کس شخصیت کے مالک تھے. بیسیکلی 5 نمبر اور 8 نمبر آپس میں ایک ہاؤس بناتے ہیں. 8 نمبر جو لوگ ہوتے ہیں
जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का जो है 8 नंबर बनता था, इनका जो सपोर्टिव है वो 8 नंबर में जाके बैठता है। 8 नंबर क्या चीज है? 8 नंबर इनको अंदर की दुनिया से पावर देता है। इनको हमेशा जब भी इन्होंने फायदा लिया है, जब भी इन्होंने वो काम किए हैं जो इनको अल्लाह से वदीयत हुए हैं, ये भट्टी साहब कभी बताएंगे। आपने सोचा कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरा लकी डे ये है, लकी कलर है या लकी नंबर ये है, No, he's so practical man. I लकी don't नंबर think कभी कि ये superstitious होंगे। पढ़ा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। कभी नहीं। क्योंकि दोनों साइंस प्रैक्टिकल है, मून स्टार भी, सन स्टार अच्छा, भी। मुझे ये ascendant जानना है कि जो लकी नंबर होते हैं, जो ये लकी डेज होते हैं, स्कूल टाइम में बड़े मजे के लगते थे, बड़ा पढ़ते थे, देखते थे, ये क्या जादू करते हैं वैसे, ये क्या बेहतर कर सकते हैं? लकी कलर हो गया, लकी डे हो गया, मैं इसकी साइंस समझाऊं थोड़ी सी, या नंबर हो गया। नंबर्स क्या करते हैं? जैसे नंबर्स को मैं तो अपने, जैसे मैं लोगों को जो मैं गाइड करती हूँ, हर एक का अपना तरीका होगा। सिग्नेचर्स जो कि आपके बैंक अकाउंट्स में भी होने हैं, तो मैं उनके नंबर्स अक्सर हेर फेर करती हूँ। जैसे मैंने अपने नाम के आगे एच लगा के उसके नंबर को चेंज किया, अपने सिग्नेचर्स को बदला मैंने। तो नंबर क्या करता है, जैसे देखिए बाज नंबर जिनके गुटलक नंबर्स उनसे हम निकालते हैं उनके जायचे में से, तो मेरा अपने 9 नंबर को लेके मैं चलती हूँ। मेरा लॉकर नंबर भी 9 पे जाएगा, मेरी गाड़ियों के नंबर जो है वो 9 नंबर पे जा रहे होते हैं। वो आपको कल को सेलिंग, पर्सनालिटी पे तो नाम का असर आता है, लेकिन कल को चीज सेलिंग बाइंग में भी आपको वो चीज फायदा देके जा सकती है। अब जैसे 8 नंबर है, जब 8 नंबर की इसकी 2 कहानी है, या राइज या फॉल। तो अक्सर मैं कोई चीज 8 नंबर की लेते हुए डरूंगी, या तो ये बहुत फायदा देके जाएगी नुकसान देगी। या ये मुझे अच्छा, फंसवा के चली ऑडियंस जाएगी। के लिए हमने चूंकि पूरे शो में जिक्र भी किया, बात भी किया, अब जो आम बंदा हमारा शो इस वक्त देख रहा है, हम उसको कैसे गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर वो अपना लकी नंबर निकालना चाहता है तो वो अपना नंबर कैसे निकाल सकता है? ये बताएंगे आप लोग या छुपाएंगे आप लोग? नहीं नहीं बिल्कुल जनरलाइज मेरा नहीं ख्याल नहीं, जनरल देखिए नॉर्मली यहाँ पे नंबर निकाला जाता है डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, से निकलता डेट ऑफ बर्थ से नाम आपके नाम सजेस्ट से, होता है, 3 नंबरों नाम, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ। एस्ट्रोलॉजी करने के बाद इस इल्म को किया और इस इल्म में एक्सप्लोर किया। देखिए उलूम है ना, उसको आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब पढ़ा, एक्सप्लोर किया और सारा कुछ देखा, अब मैं दोबारा बात कर लूंगा कि जो बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की, थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। 25 दिसंबर 1949 उनकी डेट ऑफ बर्थ, वहां से चलें उनकी हाथों की लकीरें और नाम, ये तीनों एक कॉम्बिनेशन बना के तो मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने। मेरी प्रेडिक्शन अभी जो लास्ट गई थी मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, आपने पहले पूछा था दाऊद से, उसमें ये है कि यहाँ पे 18 दिसंबर से, जैसे उन्होंने कहा कि पीरियड खत्म हो गया उनका जो बैड टाइम था, ये वो 18 दिसंबर से उनका पीरियड जो बैड पैच था वो खत्म हो गया, और आगे आने वाला पीरियड उनको खास तौर पे दिसंबर और जनवरी का महीना, यहाँ पे उनके लिए फेवर स्टार्ट हो रही हैं, उनके केसेस खत्म भी हो रहे हैं और वो वापस भी आ रहे हैं, ट्रैवल भी उनका आ रहा है सामने। तो ये सारी चीजें हैं कि नंबर्स जब हम देखते हैं ना, तो वो नंबर्स बच्चे की जिंदगी पे या किसी इंसान की जिंदगी पे असर अंदाज होते हैं, और नंबर्स में फेवर्स भी मिलती हैं। जब आप डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकालते हैं, आप नाम से नंबर निकालते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, लाइक मैं अगर कॉस हूं तो मुझे 5 नंबर बड़ा सूट करता है, मुझे 6 नंबर बहुत सूट करता है। मेरी कोशिश होती है कि ये जनरलाइज लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि लोग आजकल तो गूगल पे हर इंफॉर्मेशन है, अपने नाम के नंबर्स निकालें, खुद भी कर सकते हैं अपने साथ हेल्प जो है, और उसमें साफ मतलब यू जनरलाइज हम इस प्रोग्राम में बैठ के नहीं बता सकते कि किसके लिए क्या नंबर सूट करेगा जब तक इंडिविजुअल रीडिंग नहीं होगी। हम आपका नाम जानते हैं नबीहा, हमें पता आपकी डेट ऑफ बर्थ के 3 नंबर्स होते हैं, आपके नाम का नंबर, आपका बर्थ नंबर, देन कंपाउंड नंबर जो कि डेट, मंथ और ईयर को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। इन 3 को पढ़ने के बाद आपका लकी नंबर निकाला यानी कि आम बंदा नहीं निकाल आम सकता? बंदा हर कोई सीख सकता है यार, अल्लाह मियां ने हर एक को ये इल्म हर बंदा सीख सकता है। ये इसमें बताया बात ये है कि कोई भी चीज मख्फी नहीं है। अगर हमने आज डिस्कस किए इन चीजों को, नंबर्स को लेकर या फिर मुख्तलिफ चीजों, वहमी तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, वहमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अगर किसी को लकी नंबर पता चलिए तो वो बाहर का उसमें मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि बहुत सारे कल का काम करने वाला अगले महीने की किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, सदका दे, दुआ करें। मैं इसी बात से आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं
کہ جناب فلانے پیر صاحب نے آپ یہ بتا رہے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، ایسے ہوا اور ایسے ہونے والا ہے، ہونے کے چانسز ہیں، آسپیکٹس بنتے ہیں. اب وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پیر نے بتایا کہ آپ کسی چیز سے گزر گئے ہیں، آپ کے اوپر جادو ہو گیا، آپ کے اوپر یہ ہو گیا. خدا ان باتوں میں پلیز وہ بھٹی صاحب کی ایک بات سے 2020 ہاں لاسٹ بات بھٹی صاحب کی جو ہے نا مجھے بڑی مجھے ان سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے بھی کافی نمبرز کے اوپر بات کی ہے کہ جو ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس یا جو ہمارے نوجوان اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی ایک تو ان کی انسپائرنگ سٹوری ان کے لیے رہی. ساتھ میں چاہوں گی کہ یہ کچھ نہ کچھ ٹپس ضرور دیں جو بچے یا جو اسٹوڈنٹس اسٹرگلنگ فیز میں ہیں انٹرپرینیورشپ. میرے خیال سے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے وہ کیسے اس میں آ سکتے ہیں. کوئی تو داؤ پیچ ہوں گے تھوڑے تھوڑے، اگر آپ بھٹی صاحب سکھا دیں یا بتا دیں تو میرے خیال سے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو کچھ آپ ان کو تھوڑے سے ٹپس بھی دیں اس حوالے سے. تو لائف میں تو محنت ہونی چاہیے، بازو کبھی نیچے نہیں ہونے چاہیے. لائف میں انہوں نے بتایا تھا پہلے ہر آدمی کو ایک پرابلم چیزیں آتی رہتی ہیں. اگر آپ وہ چیز لے کے آپ بالکل بازو ایسے کر کے بیٹھ جائیں نا، پھر لائف پہ آپ ترقی نہیں کریں گے. تو وہ کتنے یہ بچے یا اسٹوڈنٹ یا بڑے یا یہ چیزیں سوچ رہے ہیں، لائف میں ہر اپ ڈاؤن زندگی میں ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو ریئل پرسن آپ کے ساتھ رہیں گے، باقی جو آدمی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ لائف میں مصیبتیں بھی آنی چاہیے، اس لیے آنی چاہیے آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو پتہ چلے ریئل آپ کا فرینڈ کون سا ہے، ریئل چیزیں آپ کے ساتھ کون سی. ایک اور چیز کہ جب ہم زندگی میں فیل ہوتے ہیں تو فیل ہو کر ہم اٹھنا نہیں جانتے، واپس دوبارہ چلنا نہیں جانتے، ہم رک جاتے ہیں، دل ہار بیٹھتے ہیں، چاہے عشق کی بات ہو، محبت کی بات ہو، کوئی زندگی کا اور امتحان ہو. جب ٹھوکر لگتی ہے نبیہ تو آپ نے وہاں پڑے نہیں رہنا ہوتا، آپ نے اٹھنا ہے اور اگلا سفر محتاط طریقے سے شروع کرنا. بڑے وہ ٹھوکر تو بلکہ آپ کو محتاط کر کے آگے بڑھاتی ہے. وہ تو آپ کا ٹریننگ کا ٹائم ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ میری ٹریننگ ہو رہی ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ چیز مل جائے نا، کچھ منہ سے چیز نکالتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جی کافی پینے کو دل کر رہا ہے، کافی کسی نے آفر کر دی، کہتے ہیں یار کچھ اور ہی مانگ لیتے ہیں. یہ بات نہیں کہنی چاہیے. اللہ نے جو دیا اس پہ شکر آپ کی بات سے ریلیٹ کرتا ہوں بھٹی صاحب کی، جو اللہ نے اس وقت دے دیا، عطا کر دیا، وہ آپ کے نصیب میں تھا. اور بھٹی صاحب کے میسج میں ایک اور چیز جیسے انہوں نے خود بھی شروع میں کہا، انٹرویو کے شروع میں، محنت کے ساتھ اگر آپ اپنے کیریئر کے ساتھ آنےسٹ ہے نا نبیہ، ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کام آپ کو عزت نہ دے. آپ اپنے کام کے ساتھ ایماندار لائل رہیں، اگر آپ جو بھی آنےسٹ رہیں. اگر آپ محنت کریں گے، آنےسٹ رہیں گے، آپ حلال کی چیزیں کھائیں گے، کسی چیزوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، تو اس لیے نا اللہ میاں آپ کو بڑے، میں کہہ رہا ہوں نا 10 دروازے بند ہوں گے، ایک بڑا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا. تو اگر ایک چیز نہیں چاہ رہی آپ اس کو نہ چھوڑیں، آپ پلیز کریں. میں ابھی بھی ہے نا صبح 6 بجے آفس جاتا ہوں، رات کے 8 بج جاتے ہیں، پھر کہیں جانا ہوتا ہے، پھر صبح وہ اسے چکر میں 1000 کام کرتا ہوں. ایک کام نہیں میں کرتا، میں 1000 کام کرتا ہوں، کیونکہ میرے جسم میں نا اللہ نے ایک ڈرگ ڈالا ہوا ہے کام کا اور حلال کی چیزوں کا. میں نے 1 روٹی کھانی ہے، 2 میں نے نہیں کھانی، میرے پیٹ میں درد ہو. مجھے بڑی آفریں آئی ہیں منسٹر بننے کی، یہ بننے کی، وہ بننے کی، پیرس میں سیاست کرنے کی. میں نے کبھی، یہ میرا شوق نہیں ہے. میرا شوق، کیونکہ میں نے اپنی لائف زیرو سے شروع ہوئی ہے، میرا شوق ہے یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دینا، بچوں کو بتانا لائف کیا ہوتی ہے. اور مجھے فخر ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں، جب میں یہ چیزیں کرتا ہوں. سب چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا ساتھ. اچھا، میں ہمیشہ پوچھتی ہوں جب بھی کوئی پرسنالٹی ہمارے پاس آتی ہے جو کہ جس کا ایکسپوجر رہا ہوتا ہے، کوئی اگر امریکہ سے آئے، یورپ سے آئے، ٹریول کر کے آئے یا وہاں پہ رہتا ہوا اور وہ پھر پاکستان میں آئے، تو وہ وہاں کے بھی آپ کلچر کو دیکھ رہے ہو، وہاں کی بھی نوجوان نسل کو دیکھ رہے ہو، اور پھر پاکستان کے بھی کلچر اور روٹس سے تو ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں ہی. تو کس طرح کا آپ وہ ایک جذبہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے جو بچے ہیں ان میں، اور اگر آپ کمپیریٹیو کریں دونوں سوسائٹیز کا تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے اس وقت؟ یورپ کی لائف دوسرے سٹائل پہ ہے، لوگ کام کرتے ہیں. کون سی چیزیں ہمیں پک کرنی چاہیے وہاں سے؟ اگر اچھی بری چیزیں ہر معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں نا، تو میں چاہوں گی کہ اینڈنگ بھی ہمارا جو ہے وہ تو جو سمجھ میں آتا، جو یورپ میں ہے نا وہاں پہ بھی بڑے فراڈی لوگ ہیں، بڑے ہر جگہ میرے خیال سے دنیا میں ہے، پوری دنیا میں ہے.
لیکن آدمی وہی ترقی کرتا ہے جو آنیسٹ اور حلال کی چیزیں کرے. اور آدمی پبلسٹی یہ آپ کے ٹیلی ویژن چیزوں پہ بیٹھ کے نہیں آتی. پبلسٹی وہ انسان کی وہ ہوتی ہے جو لوگ آپ کی بات کریں, ویری ٹرو. دوسرا بات کریں. وہ بڑے بڑے پوسٹر وہاں پہ لگتے ہیں میٹرو میں بٹی کے, وہ پبلسٹی وہ پیسے دے کے لگواتے ہیں. وہ پبلسٹی نہیں ہے. پبلسٹی وہ ہے کل یہ سوا مجھے لاکھ نام کی ملے, بات کی ہے. وہ آپ مطلب میری پبلسٹی آپ ایسے بات کریں جی میں ان کو ملا تھا وہ ایسے کام کر رہے ہیں. یہ پبلسٹی, ریئل پبلسٹی یہ ہو. جانے سے پہلے آخری میسج کیا دیں گے؟ میں دوں گا میسج نمبر 1 تو کرونا کو آپ اتنا ایزی نہ لیں, یہ سب کو پہننا چاہیے. اگر پوری دنیا میں یورپ میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, میں بھی یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوں, تو اس کو پلیز آپ سیریس لیں. اور ہیلتھ ہے تو سب چیزیں بالکل ہے, اگر ہیلتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کی ٹرانسمیشن کے لیے, شو کے لیے. ہمارے سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات. ویک کا کل لاسٹ ڈے ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان.